नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज हम चर्चा करेंगे रीतियों की। कल हमने आचार्य भरत मुनि ने किस प्रकार से 4 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन किया, भारती, सात्वती, कैसिकी और आर्भटी, कि जिससे कथा वस्तु का ग्रथन किया जा सकता है, काव्य में आयोजन किया जा सकता है, किस प्रकार की वृत्तियों को किस प्रकार के कथानक के लिए योग्य रूप से उपयोग करना चाहिए, वो सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अब कथानक के ग्रथन के लिए भी हमें शब्द अर्थ की जरूरत पड़ती, क्योंकि काव्य है ही शब्द अर्थ स्वरूप। तो इस संदर्भ में रीतियों की चर्चा हम करेंगे। और जब हम रीति का नाम लेते हैं तो सबसे पहले सामने आता है वामन का नाम, क्योंकि आचार्य वामन, जिन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है, वो लिखते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा रीति है। अब देखिए, सबकी एक अपनी अपनी दृष्टि होती है, सबका एक अपना अपना विचार होता है, सब अपने अपने ढंग से सोचते हैं। यहाँ आचार्य वामन का दृष्टिकोण तो एक विशिष्ट दृष्टिकोण है, और वो रीति को काव्य की आत्मा के रूप में देखते हैं। उन्होंने रीति के 3 प्रकार किए हैं। सा त्रैधा वैदर्भी गौड़ीया पांचाली चेती, उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अब उन्होंने ये भी लिखा है कि वर्ण संघटना रीति, वर्णों का किस प्रकार से ग्रथन करना है, उनको किस प्रकार से आयोजित करना है, जिससे कि काव्य जो है ना अत्यंत सुंदर दिखाई दे। तो वैदर्भी की विशेषताएं क्या हैं, गौड़ी की और पांचाली की विशेषताएं क्या हैं, उनको बताते हुए लिखते हैं समग्र गुणाः वैदर्भी। हम अगर थोड़ा सा और इसको सरल करना चाहें तो समग्र गुण संपन्ना वैदर्भी, जिसमें सभी प्रकार के गुणों का समावेश हो, उसको वैदर्भी शैली कहते हैं। अब इसको जानने के लिए हमें गुणों को जानना पड़ेगा। तो आचार्य वामन ने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण स्वीकार किए हैं। नाम एक ही है, लेकिन चूंकि दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, इसलिए हमें 20 गुण मानने पड़ते हैं। मान लीजिए कि शब्द में भी ओज गुण है और अर्थ में भी ओज गुण है, लेकिन शब्द के ओज गुण की परिभाषा अलग है और अर्थ के ओज गुण की परिभाषा अलग है। तो एक ही नाम के 2 व्यक्तित्व हैं, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग हो गए, इसलिए वो अलग अलग व्यक्ति मानने पड़ेंगे हमें। तो भले ही नाम 10 हैं, लेकिन चूंकि शब्द के हिसाब से उनके अलग गुणधर्म कहे गए, उनकी परिभाषाएं अलग दी गई हैं, और अर्थ के हिसाब से उनकी परिभाषाएं अलग दी गई हैं। इसलिए शब्द और अर्थ के आधार पर मिलाकर के अगर बात करें तो आचार्य वामन ने 20 गुणों की चर्चा की है। और यहाँ कहते हैं समग्र गुणाः वैदर्भी, वो सभी गुण विद्यमान हों तो वो शैली वैदर्भी शैली होती है। समग्र ही, अब समग्र में कौन कौन से गुणों का समावेश होता है, तो उसको लिखते हैं ओजः प्रसाद प्रमुखैः गुणैः उपेता वैदर्भी नाम रीति। भाई, ओज, प्रसाद वगैरह जितने भी गुण हैं, सभी गुण से जो संपन्न होती है, उस रीति को वैदर्भी रीति कहा जाता है। एक श्लोक दिया है उन्होंने, अस्पृष्टः दोषमात्रा भी, जिसमें बिल्कुल भी दोष ना हो, समग्र गुण गुम्फिता, और सभी प्रकार के गुणों से जो संपन्न हो, विपंची स्वर सौभाग्या वैदर्भी रीति ऋष्यते। जैसे कोई वीणा बज रही हो ना, और उसमें से बड़े सुंदर स्वर निकल रहे हों, इस प्रकार की जो रीति होती है उसको वैदर्भी रीति कहा गया है। तामेताम कवयः स्तुवन्ति, कवि इसकी प्रशंसा करते हैं। सति वक्तरि सत्यर्थे सति शब्दानुशासने अस्ति तन्न विना इने परिस्रवति वाङ्मधु। भाई, आपके काव्य में सब कुछ हो, शब्दानुशासन हो यानी व्याकरण हो, जो कुछ भी काव्य के तत्व हैं सारे तत्व विद्यमान हों, लेकिन अगर आपके काव्य में वैदर्भी शैली नहीं है तो
आपका काव्य बेकार है। परिस्रवति वांग मधु, अब जिसकी वाणी में से ये मधु झरता है वही वैदर्भी शैली होती है। अब इसके लिए कालिदास वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, तो कालिदास का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतल में गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगै मुहुताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम रविकुलम रोमंथमभ्यस्यतु विस्रब्धम क्रियताम वराहपतिभिर मुस्ताक्षति पल्वले विश्रांतिम लभताम इदम च शिथिल ज्याबंधमस्मद्धनु। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बड़ा ही सुंदर वर्णन है। आप इसके लिए हमारा अभिज्ञान शाकुंतल का जो दूसरा अंक है उसका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। महाराज दुष्यंत शकुंतला से मिलके आ गए हैं, अब शिकार करने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। अब ऐसे में रोज शिकार करने के लिए तो यहाँ आए थे जंगल में, और आज उन्हें जाना नहीं है। सेनापति तैयार होकर के आ जाता है कि चलिए महाराज। सेनापति विदूषक ने अंदर अंदर बात कर ली, है क्या है रोज रोज का ये शिकार बड़ा परेशान करता है। तो विदूषक तो टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़ा हो गया है कि आज किसी तरीके से शिकार जाने से बच जाए। तो विदूषक शिकार की निंदा करता है, वो सेनापति शिकार की प्रशंसा करता है। लेकिन अंतिम निर्णय तो राजा का निर्णय होता है, और राजा तो जब शकुंतला को देख के आया तो मृग के नैन में उसको शकुंतला की आंखें दिखती हैं, उसकी चाल में उसमें शकुंतला की चाल दिखती, तो वो कैसे शिकार करने जाए। ऐसे में जब वो कहता कि ठीक है आज शिकार बंद रहेगा, तो शिकार अगर नहीं होने जा रहा है तो फिर वन की स्थिति किस प्रकार की होगी, उसका सुंदर वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि गाहंताम महिषा निपान सलिल। भाई आज भैंसे जो हैं वो सलिल में आराम से तालाबों में पड़े हुए आराम करें, नहीं तो राजा अगर धनुष लेके पहुंच जाते तो बेचारे इतनी बुरी तरह से भागते होंगे, नहीं तो राजा उनका सबका शिकार कर देगा। तो यहाँ जो वर्णन है इसके अर्थ पे हम ज़्यादा जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, अर्थ के लिए आप वहाँ चले जाइए, वीडियो देख लीजिए। यहाँ जो भाषा है, यहाँ जो पद्धति है, न कोई बड़े समास हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो सारी चीज़ें बड़ी सुंदर हैं, रस भी बड़ी अच्छी तरीके से प्रकट होता है, और सारी बात अत्यंत सुंदर है। इसलिए यहाँ पे वैदर्भी रीति है। ओज कांतिमती गौड़िया, गौड़ी रीति के संदर्भ में कहते हैं ओज और कांति इन दो गुण से युक्त गौड़ी रीति होती है। समस्ता अति उद्भट पदाम ओजः कांति गुणान्विताम गौड़ीयामिति गायन्ति रीति रीतिर विचक्षणा। समस्ता यानी समास वाले अत्यंत उद्भट पदाम, जिसके पद जो हैं समास भी होगा और उसकी शब्दों की व्यवस्था भी जरा अटपटी होगी। आगे चल के हम और विस्तार से जब गुणों की चर्चा करेंगे तब इन सब चीज़ों को देखेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको संक्षेप में कहें तो जो कर्ण के लिए ज़्यादा प्रिय नहीं होते हैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ओज और कांति ये दोनों गुणों से युक्त होती है। गौड़ीयामिति गायन्ति रीति रीति विचक्षणा, ऐसी रीति को जो रीति के जानकार लोग हैं वो गौड़ी नाम देते हैं। एक श्लोक दिया हुआ है, श्लोक आप देखिए। दौर दंडांचित चंद्रशेखर धनु दंडावभंगोद्यत टंकार ध्वनिरार्य बाल चरित प्रस्तावना डिंडिमहाम द्राक्पर्यस्त कपाल संपुट मिल ब्रह्मांड भांडोदर भ्राम्य पिंडित चंडिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति। अगर हम देखें तो पहला पद जो शुरू होता है दौर दंडांचित चंद्रशेखर धनुर्दंडावभंगो द्यतष्टंकारा ध्वनि रार्य बाल चरित प्रस्तावना डिंडिमा, यहाँ आकर के वो पद पूरा होता है। यानी पूरे दो चरण जो हैं श्लोक के दो चरण, इससे ज़्यादा चरणों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। तो दोनों चरण इकट्ठे हो गए तब तक वो समास ही चल रहा है, यानी एक ही पद का प्रयोग हुआ है तो अत्यंत समास होगा। फिर देखें
दंड डा का उपयोग है, और ऐसे तो सभी शेखर में शे का उपयोग है, और फिर दंडा, भंगोद्यत, टंकार। तो इस प्रकार की ये शब्द भी, डिंडिमा, ये जितने भी शब्द हैं उस पद के अंदर भी जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो शब्द कहीं ना कहीं कर्ण के लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कर्णप्रिय नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार करते हैं, आपको एक अलग प्रकार का जोश दिलवाते हैं, इसीलिए तो इसको ओज और कांति से युक्त कहा गया है। तो इस प्रकार की जो शैली होती है, इस प्रकार की जो रीति होती है, उसको गौड़ी रीति कहा गया है। तीसरी रीति का नाम है पांचाली, और इसकी परिभाषा दी है उन्होंने कि माधुर्य सौकुमार्योपपन्ना पांचाली। 10 गुणों में से वैदर्भी में तो सभी गुण होते हैं, हम गौड़ी में देख चुके हैं ओज और कांति 2 गुण होते हैं, यहाँ पे भी 2 ही गुण होते हैं, लेकिन गुण हैं माधुर्य और सौकुमार्य। माधुर्य और सौकुमार्य इन 2 गुणों से युक्त होती है पांचाली रीति। इसका विवेचन करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आश्लिष्ट स्लथ भावाम तु पुराण छायान्विताम मधुराम सुकुमाराम च पांचाली कवयो विदु। तो कहते हैं कि जहाँ श्लेष ना हो और शिथिल भावों से जो आबद्ध हो, पुराण छायान्वितान, और जिसमें कथाओं का, इन सब चीज़ों का काफ़ी विकास होने की संभावना होती है, मधुराम सुकुमारांच, मधुर और सुकुमार ये दोनों गुण जिसमें होते हैं, ऐसी जो रीति है उसको कवियों ने पांचाली रीति कहा है। उदाहरण लिखते हैं, ग्रामेस्मिन् पथिकाय पांथ वसतिर् नैवाधुना दीयते रात्रावत्र विहार मंडपतले पांथा प्रशोक्तो युवा तेनोत्थाय खलेन गर्जति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृतं येनाद्यापि करंक दंड पतना शंकी जन तिष्ठति। देखिए यहाँ पे आप देखें तो ग्रामेस्मिन् पथिकाय पांथ वसतिर् नैव अधुना दीयते रात्रौ अत्र, जितने भी शब्द हैं संधियां तो हैं लेकिन सामासिक पद बहुत कम, इसलिए इसको कहा गया है आश्लिष्ट। और दूसरा जो विशेषण है स्लथ भाव, तो यहाँ जो भी पद हैं एक दूसरे से विमुक्त, आराम से उनका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पांचाली रीति है। हम जरा आचार्य वामन के इन वर्णनों से अगर बाहर आएँ तो इन रीतियों को जरा आपको समझ में आए इस प्रकार से व्यक्त करता हूँ। कालिदास वैदर्भी के लिए जाने जाते हैं, बाणभट्ट अपनी गौड़ी शैली के लिए जाने जाते हैं, और इन दोनों से थोड़ी सी हट के, लेकिन न तो वैदर्भी जैसी होती है और ना ही वो गौड़ी जैसी होती है, ऐसी एक रीति जिसका नाम है पांचाली। अब वास्तविकता ये है कि जैसे हमने वृत्तियों को देखा था कि आपको किसी रचना का प्रारंभ करना है तो उसमें आपको भारतीय वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए, आपको नायक और महान गुण और श्रेष्ठताओं का वर्णन करना है तो आपको सात्वती वृत्ति का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपको प्रतिनायक की और उन सब का वर्णन करना तो आपको आर्भटी वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको नृत्य और लोक मनोरंजन की बात करनी है तो आपको कैसिकी वृत्ति का उपयोग करना चाहिए। यानी एक ही रचना में इन सभी वृत्तियों का उपयोग होता है। ऐसा ही आप रीति के संदर्भ में भी मानिए। ऐसा नहीं है कि कालिदास वैदर्भी शैली के कवि हैं तो अब वो वैदर्भी के अलावा कभी पांचाली का प्रयोग नहीं करेंगे या कभी गौड़ी शैली का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ वर्णनों के आधार पे आपको किस प्रकार का वर्णन प्रस्तुत करना है, आपका लक्ष्य क्या है। अब इन चीज़ों को समझना हो तो हमें गुणों को समझना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम गुणों को नहीं समझेंगे, उन्होंने तो कह दिया कि ओज और कांति से गुण गौड़ी शैली होती है,
लेकिन ओज और कांति के गुणों की जरूरत क्या है और उनका कार्य क्या है, ये तो अगर हम जो गुणों को समझेंगे तभी समझ पाएंगे। तो आगे थोड़ी सी चर्चा गुणों के संदर्भ में करेंगे। हम कम से कम 10 गुण और उनके नामों को तो जान लें, जिससे थोड़ा सा हमें इन रीतियों को समझने में सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम उन 10 गुणों को देखते हैं। आचार्य वामन ने जो गुण स्वीकार किए हैं, मैंने कहा था कि 10 नाम उन्होंने दिए हैं, लेकिन वो 10 शब्द गुण भी हैं और फिर उन्हीं नाम के 10 अर्थ गुण हैं। सबसे पहले गाढ़ बंधत्वम ऊर्जा, जहाँ शब्दों के बंधन प्रगाढ़ हों उसको ओज गुण कहा जाता है। देखिए, जहाँ पे श्लेष वाले या कहें कि समास वाले पद ज़्यादा हैं वहाँ ओज गुण होता है। ये शब्द की बात हुई। अगर हम अर्थ में ओज गुण की विशेषता देखें तो कहते हैं अर्थस्य प्रौढ़ी ओजा, जहाँ अर्थ में प्रौढ़ता हो, अर्थ कठिनाई से समझ में आए, वहाँ अर्थ के तरीके से ओज गुण होता है। शैथिल्य प्रसादा, प्रसाद गुण किसको कहते हैं? जिसमें शैथिल्यता हो, यानी इतने सारे समास नहीं होंगे पर शब्द अलग अलग होंगे, शिथिल होंगे, तो उसको प्रसाद गुण कहा जाएगा। यहाँ कहते हैं अर्थ वैमल्यम प्रसादा, जब हम अर्थ गुणों की बात करते हैं कि अर्थ में स्वच्छता हो, निर्मलता हो, बड़ी आसानी से अर्थ समझ में आ जाए, तो उसको प्रसाद गुण कहा गया है। मसृणत्वम श्लेषः, घटना श्लेषः, मार्गाभेद क्षमता, अवैषम्यम समता, आरोहावरोह क्रमः समाधि, अर्थ दृष्टि समाधि, पृथक पदत्वम माधुर्यम, उक्ति वैचित्र्यम माधुर्यम, अजरठत्वम सौकुमार्यम, अपारुष्यम सौकुमार्यम, विकटत्वम उदारता, अग्राम्यत्वम उदारता, अर्थ व्यक्ति हेतुत्वम अर्थ व्यक्ति, वस्तु स्वभाव स्फुटत्वम अर्थ व्यक्ति, औजल्यम कांति ही और दीप्त रसत्वम कांति। इस प्रकार से मैंने आपको दो तो समझाए, बाकी सबकी चर्चा की है। तो इस प्रकार से जब काव्य में जिस गुण का समावेश होगा, अब चूंकि वैदर्भी शैली में सभी गुण होते हैं, तो वैदर्भी शैली तो आपको सर्वत्र मिल जाएगी, क्योंकि पूरे काव्य में जहाँ जहाँ इन गुणों का किसी न किसी रूप में सन्निवेश होगा, वहाँ वैदर्भी शैली आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर कहीं आपको माधुर्य और सुकुमारता दिखाई देती है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे पांचाली शैली है। अगर कहीं आपको ओज और कांति दिखाई देता है तो वहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे ये ओज गुण और कांति गुण हैं, इसलिए यहाँ शैली गौड़ी है। तो ये कुछ वैशिष्ट्य हैं, हम इस प्रकार से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। पूरे काव्य में इन तीनों प्रकार की शैलियों का विनियोग होता रहता है और वामन ने इस प्रकार से इन रीतियों की चर्चा की है। तो ये रीति आत्मा काव्य से वामन के मत के अनुसार रीति काव्य की आत्मा, उसकी चर्चा की। लेकिन एक छोटी सी बात करके कि किस प्रकार से आचार्यों ने फिर इस चीज़ का स्वीकार नहीं किया है कि रीति जो है वो वर्ण संघटना है। जैसे अगर शब्दार्थ को काव्य का शरीर मान लिया जाए तो अंग प्रत्यंग जिसका सुगठित हो उसकी सुंदर रीति मानी जाएगी। तो ये तो शारीरिक सौष्ठव को व्यक्त करता है, ये किसी भी प्रकार से आत्म तत्व को व्यक्त नहीं करता है, इसलिए रीति को काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि अब किस रीति को काव्य की आत्मा मानेंगे? वैदर्भी को, जिसमें सारे गुण होते हैं। अब जहाँ काव्य में सारे गुण नहीं होंगे तो उस काव्य का आत्म तत्व क्या होगा? और अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि जहाँ ओज और कांति यानी गौड़ी रीति है वो काव्य की आत्मा है, तो फिर भैया जहाँ सारे गुण होंगे वो काव्य की कक्षा में नहीं आएगा। ये कुछ आचार्य मम्मट के अदोषोपद की जिस प्रकार से टीका हुई, चर्चा हुई, खैर वो तो इतनी अच्छी चर्चा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो चूँकि लक्षण आपने किया है तो लक्षण में क्या और कैसे होना चाहिए उसकी बात आई कि आप अगर वैदर्भी रीति को काव्य की आत्मा मान रहे हैं तो एक चीज़ निश्चित हुई कि जिसमें सारे गुण होंगे वही काव्य जो है वो आत्म तत्व को धारण करेगा। लेकिन जहाँ सारे गुण नहीं होंगे तो फिर वो काव्य की कक्षा में नहीं आएगा। लेकिन आप स्वयं कहते हैं कहाँ जहाँ ओज और कांति ये दो ही गुण हों वहाँ गौड़ी रीति होती है।
तो फिर कौन सी रीति? जैसे ध्वन्यालोककार ने लिखा कि भाई वैसे तो ध्वनि के 3 प्रकार हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, लेकिन आत्मा के रूप में वो रस ध्वनि को अस्वीकार करते हैं। वो वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को जो है वो कहते हैं ये ध्वनि के प्रकार हैं, लेकिन वास्तविक जो ध्वनि है वो तो रस में ही व्यक्त होती। तो रस ध्वनि को तो ऐसा कुछ उल्लेख स्पष्ट किया नहीं रीतिरात्मा काव्य से। इसलिए ठीक है, आचार्य वामन ने जो एक स्टेप आगे अपनी इस चीज़ को ले गए हैं कि जहाँ भामा सिर्फ शब्दार्थ को काव्य कहते थे और अलंकारों को काव्य का मुख्य तत्व मानते थे, वहाँ अलंकारों से हट के, क्योंकि अलंकार तो जब पहने जाएंगे तभी वो काव्य के शोभादायक होंगे या व्यक्ति के शोभादायक होंगे, लेकिन शारीरिक सौष्ठव जो है, अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति है तो 6 पैक उसकी जो बॉडी है वो हमेशा उसके सौंदर्य को व्यक्त करती है। तो ये रीति जो है फिर भी शरीर के साथ संबद्ध है और सीधा संबंध है। अलंकार हो ना हो, लेकिन वर्णों का सुंदर उपयोग किया गया हो, वर्ण संगठना हो, तो इसको उन्होंने काव्य की आत्मा कहा। तो एक स्टेज वो आगे गए हैं और फिर यही चीज़ें जो हैं धीरे धीरे काव्य पे जब चर्चाएं हुई तो आज हम जिस स्थान पे पहुँचे हैं उस स्थान तक हम जा पाए हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर विवेचन आचार्य वामन ने रीति के संदर्भ में किया है जो हमने देखा। धन्यवाद। आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।